कविता तो आप लोग खैर कमाल ही सुन रहे हैं। संपत जी ने भी काफी कुछ कह दिया। अब दो कवि बचे हैं आपके बीच में। एक तो वो जो जिन पर घनश्याम जी रीझे हुए हैं शुरू से ही, किसने पूरी दुनिया में अपनी हरियाणवी बोली को एक सम्मान दिलाया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें मंच पर अरुण जैन जी। कन्हैया लाल सेठिया जी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। महिला जागृति समिति के इस आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कितने मन से आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। संपत सरल ने मीडिया का बहुत जिक्र किया। मीडिया की स्थिति है कि 1 साल से तो वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब शिवजी के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे शामिल हुए। सुनना चाहिए। और उससे पहले कोरोना ने हंसने नहीं दिया। वो बड़ा बुरा समय था 3 साल कोरोना के कारण। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। अच्छा संदीप जी, इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो लॉकडाउन की समस्या वो बहुत भयंकर थी। 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में लॉकडाउन, सब कुछ बंद, बाहर कहीं जा नहीं सकते आप। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद है, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा। तो ये कष्ट भी सहा जी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं, उसमें क्या थी, निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो वो कोरोना काल का कष्ट सहा जी। हरियाणा गौरव की बात करी। अरे जब हर चीज की, जैसे राजस्थान में बताया कोई देते हैं प्रत्येक दिन कठपुतली वगैरह दे जो पूरे प्रदेश को का प्रतिनिधित्व करे। हमारे यहाँ रोडवेज प्रतिनिधित्व करती है। बैठ के देख कभी हरियाणा रोडवेज। हाँ सच में प्राण अटक जाते हैं, ऐसे चलाते हैं। भगवान को जितना याद उस वक्त सवारियां कर रही होती है उतना कोई मंदिर में भी नहीं करता। और कितने किस्से बनते हैं हरियाणा रोडवेज में, दुनिया भर के किस्से बन जाते हैं। तो लाजवाब मामला है। हरियाणा का आदमी तो वैसे भी हास्य रस में रहता है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गए SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ गया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। बहुत अच्छे। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गए SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा।
तो हम सहज हास्य में जीते हैं जी, ज्ञान ध्यान की बात करते नहीं। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसे भैंस का काटड़ा होता है, यानी भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोले भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू देकर दिखा। दरअसल क्या है कि हम आनंद में रहने वाले लोग हैं, फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं? तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने चिक्के जलेबी खाई। जलेबी आजकल बहुत लोकप्रिय है। चिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। है बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच सके। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है ना साहब। अब न्यायपालिका जी यहाँ बैठी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हरियाणा में क्या है, मन का साफ है जी। वो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ रहे, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गए थे। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू, कर्नल गाने का छोरा है वो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। बहुत अच्छे। इतना साफ मामला है, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रसी है। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगे से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली। तोती? हाँ दुनिया तोता पालती हूँ, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूँ, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा हूँ, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं,
पर मैं सरस्वती जी से नहीं, इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। क्या बात, वाह। आप सोच रहे होंगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास। बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं। असली बात यह कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। क्या बात, वाह। असली बात यह कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में देखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएँ देखना चाहता हूं। बहुत अच्छे। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका 10 साल का सबसे अच्छा काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कि उस दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। क्या कहने। और अंतिम 2 पंक्ति, अब चाहता हूं कि यमराज मेरे हिसाब से चले। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रोंदना चाहता हूं। क्या कहने। हास्य से बात शुरू हुई और राष्ट्रभक्ति तक पहुंची। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां। अब ये कवि सम्मेलन वहां पहुंच चुका है जिसके लिए आप सब प्रतीक्षारत थे। हम में से किसी कवि को यह गलतफहमी नहीं है कि आप हमें सुनने आए हो। हमें पता है कि आप सब लोग सुरेंद्र शर्मा जी को सुनने आए हो और हम लोगों को आपने मजबूरी में सुना है। मैं आपकी मजबूरियों को प्रणाम करता हूँ। सुरेंद्र जी का बहुत ज़्यादा परिचय कर दूंगा तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं सुरेंद्र शर्मा जी को। इसीलिए बस एक घटना बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में कोटा के पास गए थे, नैनवा। हेलो, ये कुछ कर तो रहा है बीच में। वहां किसी आती है कट रही है, हमारे को हाथ नहीं लगाऊं। ओके, अब ठीक है, ठीक है। तो किसी ने नहीं यार, आवाज कट रही है, वायर बदल दो इसकी। इतनी देर में मेरा पंच मर जाएगा। कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई बात। आ रही है जा रही है, कुल मिला के। अब सुरेंद्र जी जाने और मैं जाना, मैं काय को मेहनत करूं जब सुरेंद्र जी ने पढ़ना है। इसके बाद तो एक बार देख लो, कुछ लूज हो गया इसमें। हेलो, हाँ ठीक है। इको फ्लैट कर दो इसकी। एक बार वापस तालियां बजाएं। मैं सुरेंद्र शर्मा जी को, होता है बड़े कवियों को बुलाते हैं तो कई बार काफी कुछ बदलना पड़ता है। बड़े लोग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। सुरेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है साहब। पिछले 50 वर्ष के इतिहास में अगर भारतीय ठहाकों का एक चेहरा बनाया जाए तो उसकी शक्ल जिस शख्स से मिलेगी वो सुरेंद्र शर्मा जी होते हैं। हम लोग नैनवा गए, किसी ने बताया, बोले साहब यहाँ गांव में एक कुआं है और कुएं की खासियत यह है कि कुएं में कुछ बोलो तो कुआं जवाब देता है। हमें कौतूहल हुआ, हम कुएं के पास गए। सबसे पहले मैंने कुएं में बोला चिराग जैन। कुएं से वापस आवाज आई चिराग जैन, चिराग जैन, चिराग जैन। फिर संपत सरल जी ने बोला संपत सरल। कुआं फिर बोला संपत सरल, संपत सरल। फिर सुरेंद्र जी ने बोला सुरेंद्र शर्मा। अब की बार कुआं खामोश रहा।
सुरेश जी ने फिर बोला, भूमि को प्रणाम करता हूँ। महिला जागृति समिति के इस आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कितने मन से आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। संपत सरल ने मीडिया का बहुत जिक्र किया। मीडिया की स्थिति है कि 1 साल से तो वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब शिव जी के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, देवी देवता सारे शामिल हुए। और उससे पहले कोरोना ने असर नहीं दिया। वो बड़ा बुरा समय था 3 साल कोरोना के कारण। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी। अच्छा संदीप जी, इस कविता का असर पूरे विश्व पे पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो लॉकडाउन की समस्या, वो बहुत भयंकर थी जी। 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में लॉकडाउन, सब कुछ बंद, बाहर कहीं जा नहीं सकते आप। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही। तो मैंने सोचा कुछ पर अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद है, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा। तो ये कष्ट भी सहा जी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं, उसमें क्या थी, निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो वो कोरोना काल का कष्ट सहा जी। हरियाणा गौरव की बात करी। अरे जब हर चीज की, जैसे राजस्थान में बताया कोई देते हैं प्रतीक दिन कठपुतली वगैरह दे, जो पूरे प्रदेश को का प्रतिनिधित्व करे। हमारे यहाँ रोडवेज प्रतिनिधित्व करती है। बैठ के देख कभी हरियाणा रोडवेज, हाँ सच में प्राण अटक जाते हैं, ऐसे चलाते हैं। भगवान को जितना याद उस वक्त सवारियां कर रही होती है, उतना कोई मंदिर में भी नहीं करता। और कितने किस्से बनते हैं हरियाणा रोडवेज में, दुनिया भर के किस्से बन जाते हैं। तो लाजवाब मामला है। हरियाणा का आदमी तो वैसे भी हास्य रस में रहता है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गए SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। बहुत अच्छे। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गए SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम सहज हास्य में जीते हैं जी। ज्ञान ध्यान की बात करते नहीं। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो, वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है।
अच्छा, जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते थे। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपना हरियाणा का मस्त है। बोला तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। सिखा लो ना योग। आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं जी, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे। इनसे बहस कर ही नहीं सकते। आजकल वो चल रहा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं। बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। तो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने बात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसे भैंस का काटड़ा होता है, यानी भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोले भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू देके दिखा। दरअसल क्या है कि हम आनंद में रहने वाले लोग हैं, फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने चिक्के जलेबी खाई। जलेबी आजकल बहुत लोकप्रिय है। चिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। बोले अब जो खड़ा है जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच सके। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है ना साहब। अब न्यायपालिका जी यहाँ बैठी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हरियाणा में क्या है, मन का साफ है। वो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ रहे, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू, गुलाब सिंह का छोरा है तो 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया थी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू, कर्नल गाने का छोरा है वो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छे। इतना साफ मामला है।
और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है, हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना, अब बताओ इसका चुड़ैल भी क्या कर लेगी। मनीषा ने क्या बढ़िया श्रृंगार सुनाया, क्या बढ़िया प्रेम सुनाया, ये लिख सकती है। मैं हरियाणा का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। तो हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई से ढूंढ रहा हूँ। बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी न छोड़ यार तेरी ढूंढते हैं। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो वो प्रेम तो अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालती हूँ, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूँ, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकला, कोई भरोसा नहीं है जी। आप सोच रहे होंगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास। बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूँ। असली बात यह कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूँ। क्या बात, वाह। असली बात यह कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूँ। छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में देखना चाहता हूँ, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएँ देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका 10 साल का सबसे अच्छा काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। क्या कहने। और अंतिम 2 पंक्तियां चाहता हूं कि यमराज मेरे हिसाब से चले। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रोंदना चाहता हूं। क्या कहते। हास्य से बात शुरू हुई और राष्ट्रभक्ति तक पहुंची। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां। परिचय कर दूंगा तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं सुरेंद्र शर्मा जी को, इसी कर दो इसकी। एक बार वापस तालियां बजाएं। मैं सुरेंद्र शर्मा जी को, होता है बड़े कवियों को बुलाते हैं तो कई बार काफी कुछ बदलना पड़ता है, बड़े लोग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। सुरेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है साहब।
पिछले 50 वर्ष के इतिहास में अगर भारतीय ठहाकों का एक चेहरा बनाया जाए तो उसकी शक्ल जिस शख्स से मिलेगी वो सुरेंद्र शर्मा जी होते हैं। हम लोग नैनवा गए, किसी ने बताया, बोले साहब यहाँ गांव में एक कुआं है और कुएं की खासियत यह है कि कुएं में कुछ बोलो तो कुआं जवाब देता है। हमें कौतूहल हुआ, हम कुएं के पास गए। सबसे पहले मैंने कुएं में बोला चिराग जैन, कुएं से वापस आवाज आई चिराग जैन, चिराग जैन, चिराग जैन। फिर संपत सरल जी ने बोला संपत सरल, कुआं फिर बोला संपत सरल, संपत सरल। फिर सुरेंद्र जी ने बोला सुरेंद्र शर्मा। अब की बार कुआं खामोश रहा। सुरेंद्र जी ने फिर बोला सुरेंद्र शर्मा, कुआं फिर खामोश रहा। 10 कदम दूर पर पगड़ी वगड़ी बांधे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई बाबा बैठा था। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा बाबा माजरा क्या है? बाबा ने जो जवाब दिया वो एक बड़े कवि की बड़ी भूमिका है। मैंने कहा बाबा माजरा क्या है? बाबा बोले बेटा, इस दुनिया में चिराग जैन का कोई जवाब हो सकता है, संपत सरल का भी कोई जवाब हो सकता है, और सुरेंद्र शर्मा वो लाजवाब शख्स है जिसका दुनिया में किसी के पास कोई जवाब नहीं। मैं आपकी लाजवाब तालियों के बीच आपको सौंपता हूं इस मंच के शिखर रखने वाले सुरेंद्र शर्मा जी। जोरदार तालियां पूरा सदन उठाए। सुरेंद्र जी मंच पर आए। वो वाला खराब हो गया तो मैं रात भर यही करता रहूंगा। आप रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर हो जाओगे। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। एक बात बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता था। संदीप यार, तुम तो कह रहे थे सारे पढ़े लिखे, ये क्या पढ़े लिखे जो अगले जन्म में विश्वास करने? बताइए। मैं कोई राजनीति पर कविता नहीं पढ़ता। मैं कभी कोई कविता मोदी जी पर नहीं लिखी, सोनिया जी पर नहीं लिखी। जिनसे मिलना ही नहीं उस पर क्या कविता लिखी? वो उसका क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके देता है। लिखते रहो, जिनसे मिलना ही नहीं उनको कोई फायदा नहीं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई। भाई साहब आप भी बंद कर दो, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? मर्द के बच्चे तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे क्या? थोड़ी जानकारी चाहूँगा बस आपसे। बहुत कुछ हो गया। मुझे भी किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो किसका पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। मैंने कहा मेरे वाला होगा। उसने कहा कैसे होगा? मैं तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है। अगर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या कहने? अब क्या करें? एक दिन मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ताली बजा सकते हो, और ताली अब ज़्यादा बजाना, और पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। पता ही नहीं लगेगा हमारा कौन है या पराया कौन है। सीधी सी बात है।
क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। क्या बात। सब क्या खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में चली जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है, हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। वो उन्हें होए हमें ही हानि। अभी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंस। हाँ तो यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं आज आखिरी बार आया आपके शहर में, क्योंकि 30 साल पहले आया था। आगे के 30 साल तक मैं बचूंगा नहीं। और यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ। अच्छा, हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। क्या बात है, वाह वाह। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं आपको। एक यहाँ पर बीमारी होगी, सुबह पहले मॉर्निंग वॉक में लोग दौड़ते, एक्सरसाइज करते, जिम जाते, मत जाना, उम्र कम हो जाएगी आपकी। एक बड़े संत की बात है जो मैं खुद ही हूँ। सही बात है। देखो घोड़ा दौड़ता है, 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है, 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब भगवान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं तो ये भी मानते होंगे कि भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक नहीं ले सकते आप। और अब मेरी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा होगा। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते, ये आज तो बच गए। अच्छा देखिए, महिलाएं मुझे माफ करें, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं? मान लीजिए आप यहाँ से जयपुर वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिला इतनी कठोर है। अब इसी सीन को उल्टा कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, आपको अजमेर जाना होगा, जयपुर चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल, भाई नेचर से हम कोमल होते हैं। अच्छा मैं हरियाणा का हूँ, हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछना। उसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा हमें अपने बेटों पर 100% आपके साथ साथ हमें। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं।
किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। कलेक्टर साहब, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा कर कर रहेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई गुम का मिला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता देगा। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रखा, इससे बड़ा अपराध। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे ही 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी बढ़ चुका। 45% लिया, 45, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। क्या बात। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खाता है। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने काटे हुए हैं शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। और एक बात कह दूं आपको, कड़ी बात है, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। क्या कहने, आपकी तालियां कमजोर है साहब। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी पीड़ा यही है। पहले हम ओगे करते थे, आज हम तर करते। और आप व्यापारी लोग हैं सब अधिकांश, जो लोग जा रहे हैं जल्दी चले जाए, पता नहीं वो आदमी कब बीच में से उठ जाता है। अच्छी जवानी में चले गए बेचारे, बुढ़ापे वाले बच्चे भी। देखिए, 2 बातें बताना चाहता हूँ। इस मुल्क में 2 ही आदमी इंटेलिजेंट हैं, एक तो मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है उस पर ज्यादा ताली बजनी थी। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि कोई भी उनकी कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। नेता ऐसी बात बोले, कोई कटघरे में नहीं खड़ा। मैंने भी 50 साल पहले ब्याह वाले दिन अपनी लुगाई से ऐसी बात कह दी, वो भी मुझसे सवाल नहीं कर सकती। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ो। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूँगा, रोज पूछती कब करेगा। मोदी जी, बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम। और इस बात पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा मोदी जी, इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की, एक आदमी रेल की टिकट लेकर 24 घंटे खड़े होकर यात्रा करता है, यार उसे बैठने की सीट हम किस दिन दिलवा देंगे। फलों को सींचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, जड़ों को सींचो तो मुल्क तरक्की करेगा। क्या बात है। सबसे बड़ी बात एक ही है, शहर मुल्क तब तरक्की करता है जब शहर का आदमी गांव लौटे, ना कि गांव के आदमी को शहर जाना पड़े। क्या कहने, वाह। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू करते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग भी तो जीत कर आते। और बता, आप व्यापारी लोग हैं साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं।
दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उससे। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा दिए उसने। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। और मैं कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान है, बोले वहीं बाहर खड़ा दांतों बेचता है तो टिम्बर ही। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी साहब। आपका आशीर्वाद और तालियां चाहूँगा। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए। थोड़ी बहुत टेस्ट देता रहता हूँ, कोई ऐसी बात थोड़ी। मैं तो सेठों से कहना चाहता हूँ, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोल करके 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके हाथ। क्योंकि मंदिर में आप अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हो और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करते हो। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, जाओ पाकिस्तान, क्योंकि आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। रोज कभी आतंकवादी आखिरी लड़ाई लड़ो। मेरा सुझाव अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा मैं। आज मोदी जी कहो आखिरी लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? क्या कहने? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। और थोड़ी टिप्स देना, मैं बुढ़ापे की क्या बात करूँ। एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो लेगी। उसके लिए पहले सोचने की क्या जरूरत है। अच्छा, हमारे बच्चे अमेरिका गए में, अमेरिका में बच्चे माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, हमारे यहाँ कंट्रोल में रहते हैं। क्योंकि वहाँ पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाहता भी हमारे तो 911 को फ़ोन करते हैं, ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते। हिंदुस्तान में ये कानून बना तो सुबह माँ जेल में जावे, सामने बाप जावे, बच्चे दोनों का नंबर बांधे, घर में टिक रहेंगे। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ था, तो बदला निकालता। तो मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चांटा मार दिया, बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया, बेचारा जेल काट कर आया। बच्चे को मनाकर घर में लाया, 10 महीने बाद छुट्टी तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया। साढ़े अब घर थाने में फोन देखने हंसने की बात नहीं, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते, पता लगा कि बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान। पानी पिला दे यार।
देखिए, पूरे देश में इतने स्टेट हैं, मेरा अनुभव कहता है राजस्थान जैसी स्टेट कोई भी नहीं है पूरे देश में। अब फिर ताली बजा देना, क्योंकि हर 5 साल बाद आप अपना खसम बदल लेते हो। अब धीरे ताली थी, पहले वाली क्यों अच्छी थी, ये भी फैक्ट है जिंदगी में। जिस दिन दोबारा दूसरा खसम लाते हैं उसी दिन से उसके खिलाफ होने लग जाते हैं। यार बहुत गलत काम हुआ थे यार, ये बार बोले अगली बार बदल लाना, कोई बात नहीं। मैं एक कविता सुना देता हूँ, स्वागत है, क्योंकि समय की सीमा है और मुझे कुछ अच्छी कविता 1-2 देना चाहता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया समय तोड़ा। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। क्या बात। जिस दिन निहारना बंद कर देगी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी है कहाँ कुआं, लेकिन कुएं का जवाब सुनना, कहीं कविता लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकावट ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकावट ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा जैसा है। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो आप स्तर बढ़ जाएगा। और बताना चाहता हूँ, बहुत अपराध हुए मुल्क में। सबसे बड़ा अपराध ये कि हमें ब्राह्मण वैश्य हरिजन इसमें बांट दिया। नहीं होते तो हम सिर्फ भारतीय होते, इससे बेहतर और कोई काम नहीं कर सकते थे। आपकी अब तालियाँ चाहूँगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ सबसे, ऋषि मुनियों से, कि राम तो सबरी के झूठे वेद खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकता? क्या बात। काश की सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज ये झगड़े नहीं हो पाते मुल्क में। मैं आज तक सोच नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? क्या कहने। एक कविता सुना देता हूँ। स्वागत। आप लोग हैं लुगाई पर को नहीं लिखो। 50 साल हो गया शादी में, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो उसमें तेज क्यों ले लिया? लुगाई मेरी मैं सुनाऊं नहीं सुनो। हाँ, मैंने घराली से कहा था जहाँ भी जाऊँ मैं किवाड़ों को मत भेजा कर, बीच में बहुत बोलते रहते। अच्छा सुन लेना साहब, 4 लाइन सुना देता हूँ। इनकम टैक्स आना की चिट्ठी आई कि इस साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो बैंकों ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, इस साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़े हैं, मैं को कितनों % भिजवाऊँ? पर इनकम टैक्स आना में जवाब आवे तुम्हारे तो 5 लाख तक छूट है। अभी 1000 पड़े हैं, बाकी और भी खासा कोई दिक्कत नहीं। और इन 4 लाइनों में मैंने पत्नी की खूबसूरती के गुण गाए, लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैंने कहा पत्नी जी मेरो इरादा बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ा में एक है। घराली बोली बेवकूफ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। और इन 4 लाइनों में मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कोई दे नहीं सकता। और इतनी अच्छी शिक्षा को इतने बुरे ढंग से कोई ले भी नहीं सकता। मैंने कहा पत्नी जी
मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ। घराड़ी बोली मैं जानो हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनाना चाहो हो, अहिया दशरथ बन के 3 घराड़ी लाना चाहो। और इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा। शेर का शिकार? शेर कोई घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता है। मैंने पत्नी से कही देख शेर की खाल लाया हूँ, पर आज तो गजब ही हो जाए, तो एक मौको ऐसो आए तो कि शेर मैं नहीं खा जाता। घराड़ी बोली ऐसो हो जाता तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आता। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में घराड़ी करी ये जी थारो दोस्त अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे कि भी यहाँ कर सकोगे। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ साहब। जिंदगी में और आपका विशेष ध्यान चाहूँगा, जो झगड़े होते हैं इस मुल्क में तब उस पर 4 पंक्ति करना। कोई भी कितना भी ताकतवर हो उसे घमंड नहीं करना चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ताकतवर कोई नहीं संसार में। हाँ अरे भाई 2 मिनट के लिए रोक लो। सूर्य की कविता सुखा देंगे। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ताकतवर कोई नहीं, लेकिन किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी बात पहुँचे तो आपकी तालियां सुनूंगा। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात, वहाँ सबसे हल्का पड़ जाता है वो आदमी, ताकतवर भी हल्का पड़ जाता है। अभी हमारे लोग, एक महिला मिली बर्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी, उसने कहा शर्मा जी आपकी कविता सुनी, पूरे विश्व में आतंकवाद है, पूरे मुल्क में एक मुल्क दूसरे से लड़ रहा है, विश्व शांति हो जाए हमें सुझाइए। मैंने 1 लाइन में सुझा दिया। बात अच्छी लगे तो ताली बजाते हैं। विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बता दो, कुछ मत कर, तुम खुद शांत रहे बस। विश्व शांति अपने आप आ लेगी। भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा सकता, हम भ्रष्ट नहीं हो, बस यही निर्णय लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस दिन दूसरे का मिटाओगे तो कभी नहीं मिटने वाला। और बता दूं बड़ी फिजूल खर्ची होती है मुल्क में। पिछले साल बरसात में केजरीवाल जी के घर बैठा था, खबर आई जमुना खतरे के निशान से ऊपर। उन्होंने मुझे कहा शर्मा जी मीटिंग बुलानी है। मैं क्या हुआ? बोले जमुना खतरे के निशान से ऊपर हो गई। मैं 100 रुपये का खर्चा, क्यों मीटिंग बुलाने? बोले क्या मतलब? मैं कहा खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर न तो साड़ी नहीं जाएगी। बेकार के खर्चे। मैं आज तक गंगा जी में नहीं नहाया। अच्छा, ऋषि मुनियों की वजह से। उन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धोकर जाए और बाद में मैं जाऊं नहाने और वो पाप मेरे चिपट जाए तो क्यों जिम्मेदार? हर एक चीज का हल निकल सकता है। 4 पंक्ति और सुन लेना। आपकी हाइट क्या है? योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो आपकी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की?
क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। वाह! आप संपन्न लोग हैं। कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे? ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी में पहुंच गया, आपने क्या कुछ खो दिया, उसकी कविता पढ़। स्वागत जी, स्वागत। बस इस कविता के दौरान मत उठना, बस यही आपसे विनती करना चाहता हूँ। आपको लगेगा आपके घर की कविता पढ़ रहा हूँ इसलिए। एक कमरा था, सब कहते हैं हम भारतीय हो जाएं, मैं कहता हूँ हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाए। कमजोर तालियां नहीं चाहिए, तालियां चाहिए, अच्छी कविता सुना रहा हूँ इसलिए। स्वागत है। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। वाह! एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोठी में मेहमान आते हैं सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत इस दौर पर सोचता हूँ अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। मन ही बढ़ गया, मन छोटा हो गया। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। क्या बात है, वाह वाह! और 2 पंक्ति देना चाहता हूँ, इस जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों तक पहुँच जाएंगे। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्या बात है! लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। क्या कहने! और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई। 5 मिनट प्लीज। पता नहीं ये समृद्धि मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते। क्या बात! आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाना। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और इस जवान पीढ़ी को 2 ही पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियाँ काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। क्या बात है! पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका हाथ पकड़े। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब तो आजकल तो हालात ही अलग हो गए। हमारा घर तो एक रहता है, हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। क्या कहने! फिर हमने बना लिया एक मकान, एक कमरा अपने लिए, एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ
कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुँच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पाँव छूने में शर्म महसूस करते हैं। क्या कहने। आदमी पहुँच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। आपका विशेष ध्यान, आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक। वाह। और आज इस ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूँ अब इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खो दी है खाइयाँ। अंतिम पंक्तियाँ आपकी तालियाँ चाहूँगा। मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। क्या कहने। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना है। मैं इस युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ में रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके साथ बच्चे भी आपकी जिंदगी भर। हमें आपके बीच हो गए 3 घंटे से भी ज़्यादा। इस मुल्क में 2 घंटे की फिल्म बनती है 100 करोड़ की इंटरवल के साथ। वो 100 करोड़ की फिल्म 2 घंटे की आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगड़ के लेमन के 5-6 चेहरों ने आपको बांधा। ये देश में कविता की ताकत, ये देश में संस्कृति की ताकत है, जिसको मैं नमन करता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ, राजनीति कुछ भी कहे, हम क्या सोचें। और पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। क्या बात। आप पूरे इस पूरी सदन का आशीर्वाद चाहिए। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों की ओर से अपना धन्यवाद करता हूं। हम सब कवियों ने, आप लोगों ने आकर, संदीप जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जिस मनोयोग से आपने ये कार्यक्रम संजोया है। और महिला जागृति समिति की सभी सदस्याएं इतनी देर तक चुप बैठकर कवियों को सुनती रही हैं, इसके लिए आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग जाते हुए इन सबके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया।